हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का टेस्ट पेपर एक्सक्लूसिवली फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। प्रीवियस सेशन में हमने सॉल्व किया था अपना फर्स्ट टेस्ट पेपर, तो अब बारी आती है अपने सेकंड टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम अपने साइंस सब्जेक्ट का एक और टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि टेस्ट पेपर में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन सॉल्व करते हैं। तो अब जल्दी से आ जाते हैं अपने टेस्ट पेपर के ऊपर। तो टेस्ट पेपर का जो सेक्शन ए है वो आपके सामने आ चुका है, और सेक्शन ए का जो पहला सवाल है वो भी आपके सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि टेक अबाउट 1 gram of calcium carbonate in a test tube, heat it over a flame, you will see a colorless gas comes out, the reaction is called। तो बेसिकली हुआ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में आपको 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, और लेने के बाद क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे। तो जब आप टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे तो बेसिकली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट होगा। तो इस हीटिंग से होने क्या वाला है, एक कलरलेस गैस जो है बाहर निकलेगी। तो आपको बताना है भाई गैस इवॉल्व हुई है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है तो कोई रिएक्शन हुई है, राइट। तो आपको बताना है कि वो रिएक्शन कौन सी है। ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन है, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या लास्ट ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो आपको क्लियरली इस रिएक्शन को देख करके समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज टूट रही है ना, कोई चीज टूट रही है। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास एक बड़ा सा सब्सटेंस था जिसको कि आपने हीट सप्लाई करी है। इस हीट को कैल्शियम कार्बोनेट ने अब्जॉर्ब किया। अब्जॉर्ब करने के बाद हुआ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। क्या क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सवाल में जिस कलरलेस गैस की बात हो रही है ना, वो गैस और कोई नहीं, वो है हमारी प्यारी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को समझ में देख करके समझ में आ ही रहा होगा आप सभी को क्लियरली कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। जनरली क्या होता है, जब भी हमें किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना होता है, उसको तोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब ये एनर्जी हो सकती है हीट के फॉर्म में, मतलब एनर्जी जो भी हम दे रहे हैं सब्सटेंस को, उसको तोड़ने के लिए हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेफिनेटली ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आप टिक करोगे या मार्क करोगे ऑप्शन ए को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। सॉर्टेड। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन ए के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। वो विनेगर होता है ना जिसको कि हम अपने चाउमीन में, नूडल्स में, मंचूरियन में डालते हैं। तो वो विनेगर एग्जैक्टली कौन सा एसिड होता है। ऑप्शन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी डाइल्यूट एसिटिक एसिड, या लास्ट ऑप्शन डी डाइल्यूट टार्टरिक एसिड। तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ऑप्शन सी, ठीक है। विनेगर में क्या होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड ही होता है, ये बात तो हम सभी को पता है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर
कि सोडियम मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज फॉर स्टोरेज। हम सबको पता है कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जहाँ रहता है वहाँ आग लगा देता है, खुली हवा में रखोगे तो वहाँ पे जो है ना आग पकड़ लेगा, पानी में डिप करके रखोगे, भाई पानी तो फेमस होता है कि आग बुझाने का काम करता है पानी, लेकिन अगर सोडियम मेटल ऐसा है कि उसको अगर आपने पानी में भी डुबो करके रखा है ना तो पानी में भी क्या करता है, वो पानी में रहते हुए आग पकड़ लेता है। तो बड़ी मुसीबत होती है सोडियम मेटल के साथ, इसीलिए उसको किसी और चीज़ के अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि उसका मतलब कौन, सोडियम मेटल, ताकि सोडियम मेटल का जो कांटेक्ट है वो मतलब कि ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ टूट जाए, है ना। सोडियम मेटल को किसी और सब्सटेंस में डिप करके डुबो करके रखा जाता है ताकि उसका जो कांटेक्ट है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ वो ना हो, वो कट जाए। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर वो आग नहीं पकड़ेगा, यानी कि वो अपनी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कौन है वो ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि हम अपने सोडियम मेटल को डिप करके रखते हैं? ऑप्शन ए, क्या वैसलीन में रखते हैं? ऑप्शन बी, केरोसिन। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या लास्ट ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, केरोसिन, है ना। केरोसिन में हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को डुबो करके रखते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि विच ऑप्शन शोज अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा बोल सकते हो कि कैसे बनता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि NaCl पानी को हम लेते हैं, NaCl और पानी को हम क्या बोलते हैं साथ में, ब्राइन वाटर। तो बेसिकली आपने क्या लिया है, ब्राइन वाटर लिया है और उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से होगा क्या, ये दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसएसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास आने वाले हैं क्या, सोडियम आयंस, अलग कलर से बनाते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास आने वाले हैं सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग आयंस आ चुके हैं। कैसे आए हैं, तो जो हमारे पास ब्राइन वाटर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी हमें किसी चीज़ को तोड़ना होता है, डिकम्पोज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में अगर हम ब्राइन वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि बेसिकली हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ब्राइन वाटर को, जिसके कारण वो टूटेगा। किस में टूटेगा, तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। अब क्या होता है कि सभी के सभी जो क्लोरीन या क्लोराइड आयंस जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, वो मिलके बेसिकली आप बोल सकते हो कि बना लेते हैं क्लोरीन गैस। सिमिलरली जितने भी H पॉजिटिव आयंस हैं ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन गैस। बचता क्या है, बचता है आपके पास सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, NaOH, है ना। क्लोरीन गैस बन चुकी है, हाइड्रोजन गैस बन चुकी है, बचे क्या है, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो अलग है। आई बात समझ में। तो आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से क्या होता है, देखो कैथोड के ऊपर आप बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही क्लोरीन या क्लोराइड आयंस, भाई क्लोराइड आयंस क्या है, उनके ऊपर तो खुद नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही देखेंगे कि भाई एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सभी के सभी क्लोराइड आयंस जो है एनोड के ऊपर चले जाएंगे और क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। सिमिलरली कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसे कौन देखेगा, H पॉजिटिव आयंस देखेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सभी के सभी H पॉजिटिव आयंस कहाँ चले जाएंगे, कैथोड के ऊपर चले जाएंगे और वहां जाकर के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो एनोड पे बनती है क्या, क्लोरीन गैस, और आप बोल सकते हो कि कैथोड पे बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस, और हाँ NaOH बन जाता है, यानी कि अपना कॉस्टिक सोडा बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बतानी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और यू कैन से कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, NaOH प्लस पानी, इससे क्या बनने वाला है, सॉरी NaOH नहीं, NaCl,
NaCl प्लस पानी, इससे क्या बनने वाला है भाई, NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं LHS में, एक, यहाँ पे भी एक है RHS में। ठीक है, तो सोडियम अपना बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक, लेकिन यहाँ पे तो दो हैं। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे यहाँ पे, कौन सा वाला, अपना 2। तो क्लोरीन तो अपना बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने में सोडियम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं कोफिशिएंट 2। तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गया है और सोडियम भी हो चुका है अपना क्या, बैलेंस। अब जरा हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे तो एक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लगा देंगे कोफिशिएंट 2। तो अब O के एटम्स बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। क्या हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, 2 2 4 होता है ना। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि हमारी इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो पहले में क्या है, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस HCl, नहीं भाई HCl नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस अलग बनेगी, क्लोरीन गैस अलग बनेगी। यानी कि ये रिएक्शन ही गलत है, बैलेंस करना तो बहुत दूर की बात है, रिएक्शन ही क्या है, गलत है। सेकेंड क्या है, NaCl प्लस H2O। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो तो सही है, लेकिन बैलेंस यहाँ पे प्रॉपरली नहीं किया गया है। हमारे पास यहाँ पे NaCl के बगल में 2 कोफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही एक है। भाई जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 1 होता है, यानी कि उस हिसाब से ये भी गलत है और ये भी गलत है। बचा क्या, अपना ये वाली इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, चलो। तो इससे हुआ क्या कि हमने पूरी क्लोर अल्कली प्रोसेस रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आपके पास कुछ मेटल्स दिए गए हैं, कौन कौन है आपके पास, सोडियम है, गोल्ड है, आयरन है, मैग्नीशियम है। तो इन सभी मेटल्स का आपको एक करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो सभी मेटल्स को देख करके तुरंत मुझे समझ में आ गया कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है, सोडियम। याद करो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप बोल सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, सोडियम, है ना, कड़कनाथ का मग। तो आप बोल सकते हो कि सोडियम आएगा सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उससे थोड़ा कम रिएक्टिव कौन होने वाला है, तो आप बोलोगे मैम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सोडियम मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, आयरन। और उससे भी कम रिएक्टिव कौन होने वाला है, Au। तो ये होगा क्या, हमारे इन चारों मेटल्स का इन चारों ही मेटल्स की रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर। तो अब हमें देखना है कि हमारा ये वाला ऑर्डर कौन से वाले ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है। ऑप्शन ए क्या है, सोडियम तो ठीक है, लेकिन सोडियम के बगल में मतलब उसके सेकंड पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है, Au तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हो तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या है, सोडियम, ठीक है, फिर उससे लीस्ट कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, हाँ ये भी ठीक है, उससे भी कम रिएक्टिव आयरन, और उससे भी कम, हाँ ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन सी और डी में मैग्नीशियम को सबसे आगे किया गया, जबकि जो कि सही नहीं है ना। सबसे रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम आयरन और सबसे कम Au। आई बात समझ में, चलिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड। हम एक अपना प्यारा सा एसिड ले लेते हैं H2SO4। इसके साथ क्या हो रहा है, एक मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है। कौन सा मेटेलिक ऑक्साइड लें, चलो हम ले लेते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड लिया है हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है ना, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए सॉल्ट प्लस पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, या लास्ट ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। ऐसा क्यों, याद करो मैंने आपको क्या समझाया है कि हमारे जो जनरली हमारे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पे हमने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है ना, ये क्या है, ये है बेसिकली
बेसिक इन नेचर, और यहाँ पे तो हमने क्या हुआ है, एसिड लिया ही हुआ है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे एक एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन हो रही है। तो जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और पानी तो बनेगा ना, तो यही तो होने वाला है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस पानी बन जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, और पानी तो पानी है। तो इसलिए जब एक मेटेलिक ऑक्साइड की किसी एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और पानी ही बनता है, क्योंकि जनरली हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। तो बेसिकली एक बेस और एक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट और पानी का बनना तो बनता है। चलिए अगले सवाल पे हम आ जाते हैं कि द केमिकल फॉर्मूला फॉर स्लेक्ड लाइम इज, स्लेक्ड लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो अगले सवाल पे अब हम आ जाते हैं कि अ सब्सटेंस X is green in color, it changes to reddish brown if kept in air for long time। अब यार ये तो समझ में नहीं आया कि एक सब्सटेंस है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन है, जिसको कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हवा में, एयर में रख देते हैं तो फिर वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। अब पता नहीं है कौन सा सब्सटेंस है, चलो देखते हैं, शायद कुछ हिंट दिया हो। X डिकम्पोजेस ब्राउन कलर्ड, ऐसा होना चाहिए कि X डिकम्पोजेस इनटू ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड Y along with 2 oxides of non-metal, identify X। यार ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, कि X जो है वो डिकम्पोज होता है ब्राउन कलर के एक मेटल ऑक्साइड में, अच्छा, और उसका नाम क्या है, Y है, along with 2 oxides of non-metal। क्या आप सभी को ये वाली रिएक्शन याद है कि जब हम क्या करते हैं, आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये याद है कि नहीं याद है रिएक्शन, और एग्जैक्टली यही तो हो रही है। आपके पास क्या है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है फेरस सल्फेट, जिसको कि आप क्या करोगे, जब हीट करोगे तो ये ब्राउन कलर के मेटल ऑक्साइड में टूटेगा। ये जो आयरन ऑक्साइड है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्राउन ही तो होता है, प्लस आपको 2 नॉन मेटल्स के क्या मिल रहे हैं, ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं, है ना, सल्फर नॉन मेटल है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास एक X नाम का सब्सटेंस था जिसको कि जब आपने हीट किया तो आपके पास ब्राउन कलर का क्या आ चुका है, एक मेटेलिक ऑक्साइड आ चुका है, और साथ ही साथ 2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो X सब्सटेंस की बात कर रही है वो कौन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आई बात समझ में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे हम आ जाते हैं कि अ स्टूडेंट learns that acid and base conduct electricity because they have ions present in it. What are the ions present in acid and base? तो बेसिकली एक बच्चे ने ये चीज़ सीखी है कि एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आयंस होते हैं। तब आपको बताना है कि एसिड्स और बेसिस के पास कौन से आयंस होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं और बेस के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एसिड के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एसिड के पास H पॉजिटिव आयंस होंगे और बेस के पास भी H पॉजिटिव आयंस। ऑप्शन डी बोल रहा है कि एसिड के पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं और बेस के पास भी OH नेगेटिव आयंस। तो ए सी डी तीनों गलत है, सही क्या होगा, ऑप्शन बी, कि एसिड के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेसिस के पास OH नेगेटिव आयंस, और इन्हीं आयंस के बदौलत क्या होता है, एसिड्स एंड बेसिस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि अ स्टूडेंट हैज 3 सैंपल्स ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब X, Y and Z. The color of copper sulfate in X is blue, in Y it is white and in Z is blue. Which test tube require heating to remove water of crystallization? Basically हुआ क्या कि बच्चे के पास 3 टेस्ट ट्यूब्स थी। तो एक काम करते हैं, हम भी बना लेते हैं क्या, 3 टेस्ट ट्यूब्स।
ये लो बना दी क्या हमने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब, और तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए गए हैं। X, Y और Z क्या है, तीनों नाम है हमारे टेस्ट ट्यूब्स के। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन X इज ब्लू। X टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है उसका कलर कैसा है भाई, उसका कलर है नीला, ठीक है। Y टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर कैसा है, सफेद है। और Z टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं उनका कलर भी कैसा है, नीला। तो अब आपको बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में हीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है ताकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो सके, है ना। विच टेस्ट ट्यूब रिक्वायर हीटिंग टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट से उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो भाई जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के पास क्या होता है, उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो बेसिकली उनका कलर कैसा होता है, नीला होता है। और जब हम ऐसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, जिसके कारण जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो वाइट हो जाता है। आई बात समझ में। जो हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर ब्लू होता है, और जब इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो पानी जो है चला जाता है, जिसके कारण अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसका कलर क्या होता है, वाइट। और अगर हमने दोबारा से क्या करा है, पानी डाल दिया है, मॉइस्चर ऐड कर दिया है, तो दोबारा से कलर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का नीला हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में हीटिंग की रिक्वायरमेंट है ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो आपका जवाब होना चाहिए एक्स और वाई, क्योंकि क्लियरली बताया गया है कि एक्स और वाई टेस्ट ट्यूब में जो कलर है क्रिस्टल्स का वो कैसा है, नीला है। नीला मतलब क्या, कि अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट के कॉपर सल्फेट सॉल्ट में। जब हम हीट करेंगे तब जाकर के पानी जो होंगे, वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकलेंगे और कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब वाई में तो ऑलरेडी कलर कैसा है, वाइट ही है। वाइट है मतलब क्या, कि वहां पे अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, पानी ऑलरेडी वहां से गायब है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स और वाई टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम हीट करेंगे ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव किया जा सके। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी, एक्स एंड जेड, वाई में नहीं, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे हम आ जाते हैं कि विच ऑफ दीज मिरर्स विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन एक बड़े से ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देगा। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, या लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। याद करो कि हम अपने गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी गाड़ी के पीछे जो बाकी गाड़ियां चल रही हैं उनकी इमेज हम चाहते हैं कि हमें दिखे, हमें पता चले कि भाई हमारे गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो इतनी बड़ी गाड़ी होगी ना हमारी गाड़ी के पीछे, तो उसकी जो इमेज है वो इतू सी बनेगी, कहाँ, रियर व्यू मिरर में। आई बात समझ में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, फेमस ही होता है इस चीज के लिए कि वो बड़े से ऑब्जेक्ट की एक फुल इमेज बना देता है। अगर आपकी गाड़ी के पीछे ट्रक भी चल रहा होगा ना, तो पूरी की पूरी ट्रक की इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अगले सवाल पे हम आ जाते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls on a glass prism, the color of the light which will deviate least is। तो बेसिकली हम सबको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो बनी होती है, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट कलर्स से बनी होती है, लेकिन हमको 7 कंपोनेंट कलर्स दिखाई देते हैं। तो जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है, प्रिज्म में हो जाता है डिस्पर्जन, यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स की लाइट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है स्प्लिट तो हो गई है, लेकिन ये सभी के सभी जो 7 कंपोनेंट कलर्स की लाइट है ये क्या होगा, प्रिज्म के बाहर भी निकलेंगी। तो बाहर आपसे पूछा गया है कि जब ये कलरफुल लाइट्स बाहर निकलेंगी तो इन सभी कलरफुल लाइट्स में से सबसे लीस्ट डेविएशन किस में देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी रेड कलर की लाइट में।
ठीक है ना। रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी जो वेलोसिटी है प्रिज्म के अंदर वो आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा डेविएट होकर के बाहर नहीं निकलती है। सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होता है? वॉयलेट कलर की लाइट में। मैंने आपको पहले भी सिखाया है इसको याद करने का तरीका कि अगर आपके सामने से एक बंदा बहुत ही स्पीड के साथ निकल रहा है, एकदम श्रिंक करके आपके सामने से निकल गया, तो आप उसको उसके रास्ते से ज़्यादा डेविएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने से वो इतनी तेज़ी से निकला कि आपको उसको धक्का मारने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वहीं एक इंसान आ रहा है आपके सामने जो कि बहुत ही धीरे 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 क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको एक बार जाकर के धक्का दोगे तो वो बंदा यहाँ से यहाँ की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। तो जिसकी स्पीड होगी ज़्यादा उसको आप डेविएशन उसमें आप डेविएशन ज़्यादा नहीं कर सकते। जिसकी स्पीड होगी कम, डेविएशन आसानी से हो सकता है, उसको धक्का मार सकते हो आप। तो सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि जब व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट कलर्स की लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो बाहर निकलते समय लीस्ट डेविएशन किस में होगा? ऑप्शन बी, रेड कलर की लाइट में होगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाए। क्या अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ अ मेंस फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव शेविंग मिरर। सबसे पहले तो हम कॉनकेव मिरर बना ही लेते हैं। अब हम सबको पता है कि वैसे तो कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है ना। तो हमारे जो शेविंग मिरर्स होते हैं, जो हमारे मेकअप मिरर्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? अपना मुंह कहाँ रखते हैं? कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही रखते हैं, ताकि आप बोल सकते हो कि हमारे चेहरे की जो इमेज है वो कैसी बने? वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और एनलार्ज्ड बने, है ना। अगर वर्चुअल और इरेक्ट बनानी ही थी तो हम कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। भाई जब हमको मेकअप करना होता है ना तो हमको एक क्लोजर व्यू चाहिए होता है अपने फेस का, तो इसके लिए हमें अपनी इमेज कैसी चाहिए है? मिरर पे थोड़ी सी बड़ी चाहिए है, एनलार्ज्ड चाहिए है। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं मेकअप मिरर्स में या शेविंग मिरर्स में, ताकि हमारे चेहरे की वर्चुअल, इरेक्ट और एक एनलार्ज्ड या एक मैग्नीफाइड इमेज मिले। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक आदमी ने अपना फेस जो है कॉनकेव शेविंग मिरर के सामने रखा है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो सपोज यहाँ है क्या? उस आदमी का चेहरा कितनी दूरी पे है? 25 सेंटीमीटर की दूरी से है फ्रॉम द मिरर, प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज। और ऑब्वियसली बात है इरेक्ट इमेज ही बनेगी। तो बेसिकली इमेज जो है वो कैसी है? 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द फेस, यानी कि डेफिनेटली जो मैग्निफिकेशन है वो आपको इस सवाल में दिया गया है। मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है भाई? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1.5। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, अब आपको बताना है कि इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी। भाई पहले ही बता दिया है कि कॉनकेव शेविंग मिरर है, जिसमें कि आदमी ने अपना चेहरा कहाँ रखा है? मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ये भी बताया है कि इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली आदमी ने जो अपना चेहरा है ना वो मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली जो फोकल लेंथ है ना वो 25 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही होगी। अगर कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? कॉनकेव मिरर के सामने, उसके पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आदमी का चेहरा है तो फोकल लेंथ डेफिनेटली क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है? फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो? तो जो मिरर फॉर्मूला है अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका यूज़ करके आप निकाल सकते हो। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको v भी चाहिए है और u भी चाहिए है। अब कहाँ से आएगा v और u? चलो u तो सवाल में दिया गया है भाई, आदमी का जो चेहरा है ना वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो आपको गिवन है, u इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और यू कैन से u इज इक्वल्स टू माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि एनसीईआरटी बोलती है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही रखते हैं। तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया गया है? -25 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें करना है क्या? v निकालना है। तो हम v कैसे निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन दिया है ना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू स्फेरिकल मिरर्स के लिए -v/u।
ठीक है। तो 1.5 इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूले का माइनस है v। अब जब हमको पता है कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या कर रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, यानी कि कहां बनेगी, इमेज मिरर के पीछे बनेगी। पीछे कहां, सपोज इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे, पीछे कहां, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो v को तो हमें पता है कि क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, u। तो u यहाँ पे कितना दिया गया है भाई, -25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, -25। ऊपर का नेगेटिव साइन नीचे के नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 25 को आप ले जाओ किसके पास, इसके पास, तो मल्टीप्लाई होकर के जाएगा ये ऊपर। तो 1.5 इंटू 25 इज इक्वल्स टू कितना, v। एक काम करो, डेसिमल हटा दो तो नीचे आ जाएगा 1 0। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 15 5 ज़ा कितना होता है भाई, 75। तो v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 75/2 आ चुकी है। आ गई ये 2, चलो तो कुछ कुल मिलाकर के आपके पास अब v भी आ चुका है, u भी आ चुका है। तो अब देरी किस बात की, चलो फटाफट से हम निकाल देते हैं क्या, फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना निकाला है हमने, देखो v कितना है, 75/2 है, तो 1/v कितना हो जाएगा, 2/75 है ना। v कितना है, 75/2, तो 1/v कितना हो जाएगा, 2/75 प्लस, फॉर्मूले का प्लस है ये, u कितना है भाई आपका, u है -25, तो 1/u कितना हो जाएगा, 1/-25। खोल दो ब्रैकेट, 1/f इज इक्वल टू 2/75। ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस कितना होता है, -1/25। आई बात समझ में। अब लो कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 75 ही आएगा। 75 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मतलब 75 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 75 ही है, तो आप बोलोगे मैम 1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेसिकली 2 माइनस, अब 25 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए, आप बोलोगे कि मैम 3 कर दो, ठीक है कर देते हैं 3। तो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब कितना हो जाएगा, ये क्या चल रहा है पूरा, 1/f चल रहा है, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, -1/75। अब उल्टा कर दो तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -75 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ को नेगेटिव आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसका जो फोकस है वो कहाँ बनता है, ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन कॉनकेव मिरर है आपके पास, सवाल में दिया गया है, तो उस भले ही वो क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, लेकिन जो उसकी फोकल लेंथ है वो तो नेगेटिव ही आएगी ना, क्योंकि उसका फोकस कहाँ आता है, देखो यहाँ पे आता है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है, मिरर के सामने ही आता है। तो कुल मिलाकर के फोकल लेंथ कितनी आ चुकी है, -75 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। आप इस पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो अगला सवाल हमसे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, ये जो पानी है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.43, जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.53 और लास्ट कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63। तो आपसे पूछा गया है द लाइट ट्रेवल्स स्लोवेस्ट इन, यानी कि इन चारों ही में से कौन सा एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि लाइट सबसे धीमी गति के साथ ट्रैवल करेगी। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि सपोज हमारे सामने एक ऐसी सड़क है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, लोग हैं, गाय भैंसे हैं, है ना, बहुत कुछ है उस रोड पर। तो ऐसे ट्रैफिक वाली रोड पर अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के निकलोगे ना, तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ ही नहीं पाएगी। जैसे ही आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे, सामने से एक दूसरी गाड़ी आ जाएगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। फिर अगर बढ़ाने की कोशिश करी तो पता चला कोई इंसान बीच में से आ गया। तो कुल मिलाकर के ऐसी ट्रैफिक वाली रोड में आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाएगी। इनफैक्ट आप बहुत धीरे 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 मूव करोगे। सिमिलरली जब लाइट एक ऐसे मीडियम में आती है
वो मीडियम कैसा है, उसकी खास बात क्या है कि वो बहुत ही डेंस है, यानी कि वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही पास पास हैं। तो ऐसे डेंसर मीडियम में आकर के लाइट जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे हमारी स्पीड ट्रैफिक वाली रोड में कम हो रही है, वैसे ही लाइट की स्पीड एक डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए ना जगह नहीं मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब मीडियम डेंस होता है तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो एक डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो आपको सवाल में जो 4 अलग अलग मीडिया दिए गए हैं, इनके आपको रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस भी दिए गए हैं। तो बस आपको इन चारों में से कोई एक ऐसा मीडियम चूज करना है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा, उस पर लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और आपसे यही पूछा गया है कि कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन डी, कार्बन डाइसल्फाइड। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइसल्फाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन तीनों में से क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी क्या, सबसे कम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि F इज इक्वल्स टू R/2 इज वैलिड। हम सबको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधा होती है। तो ये जो रिलेशन है ये किसके लिए वैलिड है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बट कॉनकेव मिरर के लिए नहीं। ऑप्शन बी कि कॉनकेव मिरर के लिए वैलिड है लेकिन कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वैलिड है। और लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है कि नीदर फॉर कॉन्वेक्स मिरर नॉर फॉर कॉनकेव, मतलब कि किसी के लिए जो है ना ये जो रिलेशन है ये बेसिकली वैलिड है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो भाई इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, कि भाई चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा तो होता ही है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। Splitting of white light into 7 colors on passing through the glass prism is called, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक प्रिज्म में क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट एंटर कर रही है। तो व्हाइट लाइट वैसे तो बहुत सारी कंपोनेंट कलर्स की लाइट से बनी होती है, लेकिन हमको केवल 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो जब प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है व्हाइट लाइट की आफ्टर एंटरिंग अ ग्लास प्रिज्म, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग, या लास्ट ऑप्शन डी डिस्पर्जन। तो आप बोलोगे कि डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी डिस्पर्जन। प्रिज्म के अंदर आते ही, ग्लास प्रिज्म के अंदर आते ही व्हाइट लाइट जो स्प्लिट होती है अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। चलिए अगला सवाल क्या है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू द इमेज इज। एक बात बताओ, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू V/U। स्फेरिकल मिरर्स के लिए आप बोलते हो कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, M इज इक्वल्स टू -V/U। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास एक लेंस है। ठीक है, तो लेंस के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, और सवाल में बोला जा रहा है कि मैग्निफिकेशन एक लेंस का कितना आ रहा है, जो भी वैल्यू है, लेकिन वो नेगेटिव में आ रही है। तो इस नेगेटिव से बताओ जरा कि इमेज का नेचर क्या होगा। ऑप्शन ए रियल इन्वर्टेड होगा, ऑप्शन बी वर्चुअल होगा, ऑप्शन सी इरेक्ट होगा, या लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनमें से कुछ भी नहीं। देखो ऐसा है, एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि चाहे आपके पास स्फेरिकल मिरर हो चाहे आपके पास स्फेरिकल लेंस हो, आपने जो ऑब्जेक्ट लेना है ना वो हमेशा आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही लोगे। आई बात समझ में? एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि आपको हमेशा ही ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही रखना है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आप कहाँ से मेजर करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम काम करते हैं ना, m इज इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, -U रख देते हैं, और v को हम एज इट इज छोड़ रहे हैं। अब अगर तो हमने मान के चला, अगर हम ये
अज्यूम करते हैं कि जिस लेंस की यहाँ पे बात हो रही है वो क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, अधिकतर समय रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इमेज बनाता है। तो अगर इमेज कहाँ बन रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है, इसका मतलब क्या कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम ये मान के चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि V पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैग्निफिकेशन भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि हमेशा इमेज का बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस आप बोल सकते हो कि नेगेटिव V हो जाएगा, और U तो खैर नेगेटिव होगा ही होगा, यानी कि सेम साइड में ऑब्जेक्ट भी है और उसकी इमेज भी है। तो इस केस में क्या होगा, नीचे का नेगेटिव साइन ऊपर के नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो M की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्निफिकेशन की, पॉजिटिव आ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन सवाल में बोला गया है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो भी है वो नेगेटिव में आ रही है, यानी कि ये वाला केस नहीं होगा, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो इमेज बन रही है, जो लेंस, जो भी लेंस है वो जो भी इमेज बना रहा है वो कहाँ बन रही है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही बन रही है, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बस एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इमेज बनाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट केसेस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। कहाँ बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो अगर इमेज बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जैसे कि हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो उस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन ए, कि अगर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ही, लेकिन इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि इमेज का बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है ना। चलो अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट बिकॉज, तारे जो हैं वो हमको झिलमिलाते हुए क्यों नजर आते हैं रात के समय। ऑप्शन ए, द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम, जो स्टार्स से आने वाली जो रोशनी है वो डिफरेंट मीडिया में ट्रैवल करती है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि द स्टार चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, यानी कि जो स्टार है वो अपनी पोजीशन अर्थ के रिलेशन में क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, इसीलिए वो रात के समय हमें झिलमिलाते हुए, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन सी, द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एट डिफरेंट एंगल्स, एटमॉस्फेयर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता भाई, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन डी क्या बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ स्टार वेरीज व्हेन अर्थ रोटेट्स, यानी कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उसका जो डिस्टेंस होगा स्टार से वो क्या करेगा, वेरी करेगा, इसीलिए स्टार हमको जो ना ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा होगा, ये वाला, कि भाई हमारी अर्थ का क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, और इस एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इतनी सारी लेयर्स हैं, तो इन सभी जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर है ना, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो इन सभी लेयर्स की, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की जो डेंसिटी है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। और अगर डेंसिटीज अलग अलग है, इसका मतलब क्या कि हर एक एटमॉस्फेरिक लेयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कैसा होगा, अलग होगा। अब जो स्टार्स की रोशनी है वो हम तक आ तो रही है, अर्थ सरफेस तक आ तो रही है, लेकिन कैसे आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए आ रही है। भाई स्टार्स तो कहाँ है, स्पेस में है ना, तो स्पेस से जो स्टार लाइट आ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हुई हम तक आ रही है। तो स्टार लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगी तो आप बोल सकते हो कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण, अलग अलग मीडियम होने के कारण क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है। और इसी रिफ्रैक्शन के कारण, भाई रिफ्रैक्शन मतलब क्या, लाइट की बेंडिंग। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम की जो डेंसिटीज हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके कारण लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। उसी को तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब स्टार की स्टारलाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हुई, यानी कि अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करती हुई अर्थ के सरफेस तक आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन के कारण ही हम तक कभी ज़्यादा स्टार की रोशनी पहुँचेगी, कभी कम पहुँचेगी, कम
ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। तो कम ज़्यादा होने से होगा क्या कि कभी हमें स्टार 1 सेकेंड के लिए ब्राइट नज़र आएगा, कभी डिम नज़र आएगा, फिर ब्राइट फिर डिम, फिर ब्राइट फिर डिम। ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? पानी के साथ में रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाने के लिए? स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए। और ये रिएक्शन जैसे कि सवाल में ही बोला है कि क्या है, काफ़ी विगरस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट इस प्रोसेस में इवॉल्व होने वाली है। चाहो तो यहाँ पे बगल में आप हीट भी लिख भी सकते हो। ओके, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, आप इस रिएक्शन को अब कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन, ऑप्शन ये बी और सी चेंज हो गए, कोई बात नहीं। बी ऑप्शन बोल रहा है एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी बोल रहा है एंडोथर्मिक, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बताओ जरा कि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है सवाल में, आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऑलरेडी जो इक्वेशन है, रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सी रिएक्शन होगी ये? तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि दो सब्सटेंसेस मिलके क्या कर रहे हैं, एक तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि दो सब्सटेंसेस मिल करके या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये जो अबव रिएक्शन है वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक और टाइप हमें मिल सकता है रिएक्शन का। क्यों? देखो सवाल में ही बोला गया है कि विगरस रिएक्शन हो रही है, यानी कि बहुत सारी क्या होगी? हीट आप बोल सकते हो कि इवॉल्व होगी। ठीक है, तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि एनर्जी या हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वो वाली रिएक्शंस जिसमें कि हमें हीट देनी पड़ती है, हीट को अब्जॉर्ब किया जाता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आई बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि विगरस रिएक्शन हो रही है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, तो ये क्या होगी? डेफिनेटली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हम इन ABCD में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें कि हम A और बी को सही बताया जा रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए और सी सही है। सी तो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कहाँ से हो गई भाई? एंडोथर्मिक में तो एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ तो रिलीज हो रही है, तो ए तो गलत है। बी बोल रहा है सी और डी, तो सी तो ठीक लो नहीं, सी और डी दोनों ही नहीं है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ए सी और डी ये तीनों हो रही हैं, ए भी सी भी और डी भी नहीं। लास्ट ऑप्शन डी क्या है? ए एंड बी, ये सही है कि कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शंस कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अब आपका आई गेस अच्छा सेक्शन बी तो अपना पहले से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें हुआ क्या? सॉल्यूशंस ऑफ फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड aluminum sulfate are separately taken into 4 test tubes and some iron nails were placed in each of the following solutions. After few minutes it would be observed that the color of अच्छा एक काम करें क्या, अलग अलग टेस्ट ट्यूब बना ही लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी और टेस्ट ट्यूब डी। ठीक है, और आपने करा क्या है, एक में लिया है फेरस सल्फेट सोल्यूशन, दूसरे में आपने लिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, तीसरे में लिया है आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और लास्ट वाली में आपने क्या लिया है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ऊपर लिख देती हूं, यहां आपने लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए में लिया फेरस सल्फेट, बी में लिया जिंक सल्फेट, सी में लिया कॉपर सल्फेट और लास्ट में दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। 4 टेस्ट ट्यूब हमने ले लिए हैं एंड सम आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ईच ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे भी हमने क्या करा है? लोहे की एक कील डाल दी है, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। अब आपको बताना है कि आफ्टर फ्यू मिनट्स कलर में क्या ऑब्जर्व होने वाला है।
दैट द कलर ऑफ, ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑल द 4 सॉल्यूशंस चेंज, क्या चारों ही सॉल्यूशंस के जो कलर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन बी, सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट चेंजेस, दैट ऑफ फेरस सल्फेट डिड नॉट चेंज, यानी कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है ये चेंज नहीं होगा, बाकी इन तीनों के कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट ओनली चेंज, जिंक और एल्यूमिनियम सल्फेट के ही सॉल्यूशंस के जो कलर हैं वो चेंज होंगे। और लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है केवल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ही कलर चेंज होगा। तो ये देखो ऐसा है, कलर चेंज करने के लिए ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपने कील लेकर के रखी है वो किसकी बनी है, लोहे की बनी है। कौन से सोल्यूशन में वो पड़ी है, तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन में ही पड़ी है, यानी कि आयरन मेटल जो है वो खुद ही को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो कोई कलर चेंज भी नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे अपनी सेकेंड टेस्ट ट्यूब की, तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो लोहे की कील है वो कहाँ पड़ी हुई है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में पड़ी हुई है। तो आप बोल सकते हो कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि आयरन लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। तो आयरन जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो कोई कलर चेंज भी नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट की, तो हाँ, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो आयरन क्या कर सकता है, कील का जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जाकर के भगा देगा। हम सबको पता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हमने क्या करा है, कीड़े डाल दी है लोहे की, तो जो लोहा होगा वो कॉपर को जाकर के डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, यानी कि जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा अब वो ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और आप बोल सकते हो कि कील के ऊपर ब्राउन ब्राउन आकर के सब्सटेंस एक डिपॉजिट हो जाएगा। कौन है वो सब्सटेंस, कॉपर है। क्यों भाई, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर कहाँ जाएगा, वो जाकर के कील के ऊपर जमने लगेगा। अगर हम बात करेंगे ऊपर एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो आयरन तो एल्यूमिनियम से कैसा है, लेस रिएक्टिव है। तो आयरन एल्यूमिनियम सल्फेट में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, कि केवल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ही क्या होगा, कलर चेंज होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। सॉर्टेड। चलो अगले सवाल पे अब हम आ सकते हैं, आ चुके हैं। Now, 4 students A, B, C and D separately measured the pH value of each one of the given samples of distilled water, acidic acid, dilute hydrochloric acid and a solution of sodium hydroxide using pH paper. Which one of the following represents a correct measure? तो 4 बच्चे हैं A, B, C, D, चारों बच्चों ने क्या करा है, पीएच पेपर्स से पानी, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना पीएच निकालने की कोशिश करी है। तो आपको बताना है कि कौन से बच्चे ने बिल्कुल सही पीएच निकाला है चारों के चारों सब्सटेंसेस का या लिक्विड्स का। तो आप बोल सकते हो, अगर हम पहले बच्चे को ऑब्जर्वेशन देखें तो पानी का पीएच कितना है, 7 है। हम सबको पता है कि पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 ही होगा। अगर हम बात करेंगे एसिटिक एसिड होगा, यहाँ पे वाटर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी एसिटिक एसिड की, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। तो विनेगर तो हम खा पाते हैं ना, वो तो एक माइल्ड एसिड होता है। और अगर एक एसिड माइल्ड है, अगर वो वीक है, तो फिर उसका पीएच 1 कैसे हो जाएगा भाई, 1 पीएच तो मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमको पता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। इसका मतलब क्या कि बच्चे ने, ए नाम के बच्चे ने क्या करा है, यहाँ पे गलत ऑब्जर्वेशन करी है, ठीक है। पीएच वैल्यू उसने एसिटिक एसिड की सही नहीं निकाली है। इनफैक्ट उसने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी सही नहीं निकाली है। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर एक बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से बहुत ज्यादा होनी चाहिए है। यहाँ पे तो 1 दी गई है, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसका मतलब क्या कि बच्चे ए ने गलत किया है, बच्चा बी क्या कर रहा है, पानी का पीएच तो 7 इसने सही निकाला है, एसिटिक एसिड की का 3 पीएच निकाला है, ये फिर भी ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसने पीएच 1 निकाला है, ये भी ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या होगी, गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच है वो अगेन 1 आया है। 1 नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो पीएच है वो काफी ज्यादा आना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, मतलब थर्ड बच्चे ने क्या करा है, पानी का पीएच उसने 7 निकाला है, एसिडिक एसिड का पीएच 1 निकाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 निकाला है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस बार पीएच बिल्कुल सही निकला है, कितना, 13। तो सी बच्चे ने बिल्कुल सही किया है।
डी ने क्या करा है, पीएच पानी का तो ठीक निकाला है, लेकिन फिर से वही काम, एसिटिक एसिड जो है ना 3 निकाला है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 निकाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, ये इसके कारण नहीं, ऑप्शन डी भी तो सही ही है ना, ऑप्शन डी भी तो सही है। अच्छा, सी गलत है, सी गलत है। एसिटिक एसिड का पीएच कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ना कि 1। तो सी नहीं, डी बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। तो पानी का पीएच कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। एसिटिक एसिड का कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना आना चाहिए, 1। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 आना चाहिए। तो सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, मैंने शायद पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखा था, इसको छोड़ दिया था। तो इस तरह का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगला सवाल क्या है कि मेटल X रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस गैस Y विच बर्न्स विद द पॉप साउंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर X एंड Y। तो हुआ क्या कि एक मेटल है जो कि विग्रसली रिएक्ट करता है पानी के साथ में, क्या करने के लिए, एक गैस Y बनाने के लिए। और ये जो गैस Y है ये क्या करती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो आपको बताना है कि X और Y है क्या। ऑप्शन ए बोल रहा है कि X इज सोडियम, Y इज ऑक्सीजन। ऑप्शन बी बोल रहा है कि X इज मैग्नीशियम एंड Y इज ऑक्सीजन। ऑप्शन सी बोल रहा है कि X इज सोडियम एंड Y इज हाइड्रोजन। और लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है कि X इज कैल्शियम और Y इज ऑक्सीजन। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, क्या X होना चाहिए सोडियम और Y होना चाहिए हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये जो बोला गया ना यहाँ पे कि जो भी गैस निकली है वो क्या कर रही है, पॉप साउंड के साथ जल रही है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन गैस की। कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस निकली, तो आप क्या करोगे, जब उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आओगे ना, तो एक पट्ट की आवाज आएगी, एक पॉपिंग साउंड आएगी, एक पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, टेस्ट हो सकता है, हो सकता है क्या, होता ही है। तो अगर बोला गया है सवाल में कि जो भी आपके पास एक्स मेटल है वो क्या कर रहा है, पानी के साथ में विग्रसली रिएक्ट करके गैस Y निकालता है और वो पॉप साउंड के साथ जलती, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली वो Y नाम की गैस कौन होगी, हाइड्रोजन ही होगी। और X नाम का मेटल फिर क्या होगा, उस हिसाब से सोडियम होगा। हम सबको पता है कि जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ में। इनफैक्ट वो तो हम बोलते हैं कि ठंडे पानी के साथ ही क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि व्हेन अ स्टूडेंट एडेड जिंक ग्रैन्यूल्स टू डाइल्यूट HCl और कलरलेस एंड ओडरलेस गैस वाज इवॉल्व्ड। और नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। जब बच्चे ने क्या करा है, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि डाइल्यूट HCl पड़ा हुआ था, उसमें उसने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं, जिसके कारण कलरलेस और ओडरलेस गैस क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। विच was then tested with a burning matchsticks, it was observed that। अब हम सबको पता है कि भाई जब एक मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, जिंक जाकर के उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड। बेचारा जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हो जाएगा घर से बेघर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में ऐसी रिएक्शन परफॉर्म करी है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर आप एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के जाओगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए, द मैच स्टिक कंटिन्यूड टू बर्न ब्रिलियंटली। ऑप्शन बी, द मैच स्टिक बर्न्ड स्लोली विद अ ब्लू फ्लेम। ऑप्शन सी, द मैच स्टिक एक्सटिंग्विश्ड एंड द गैस बर्न्ड विद अ पॉप साउंड। या लास्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि द मैच स्टिक बर्न्ड विद एन ऑरेंज फ्लेम। सीधी सी बात है ना, अगर भाई रिएक्शन तो आपको पता है ना कि मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो जहां आपको जिस ऑप्शन में ये पॉप साउंड सुनाई दे वहां समझ लीजिए क्या हुआ है, वही टेस्ट है क्या, हाइड्रोजन गैस का। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, द मैच स्टिक एक्सटिंग्विश्ड एंड द गैस बर्न्ड विद अ पॉप साउंड। जो गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो पॉप साउंड के साथ जलने लग जाती है। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल क्या है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स सम एक्टिविटीज ऑन बेसिकली एक बच्चे ने क्या करा है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है 2 सब्सटेंसेस के ऊपर और अपने ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल में रिकॉर्ड किया है। टेबल कैसी है, ये गिवन है। एक्टिविटी क्या परफॉर्म करी है,
सबसे पहले तो दोनों ही सब्सटेंसेस को उसने नाइफ से कट करके देखा है। दूसरी एक्टिविटी क्या करी है, दोनों ही सब्सटेंसेस को हैमर से बीट करके देखा है। और तीसरी चीज़ उसने क्या करी है कि स्ट्राइकन विद अ मेटल रॉड, यानी कि मेटल रॉड से दोनों ही सब्सटेंसेस को क्या किया है, स्ट्राइक किया है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या आए हैं, जो सब्सटेंस एम है नाइफ से कट करने के बाद हुआ क्या कि वो स्मॉल पीसेस में कट हो गया, ठीक है। हैमर से तोड़ने के बाद, मतलब हैमर से बीट करने के बाद हुआ क्या, सब्सटेंस एम का शेप चेंज हुआ लेकिन वो टूटा नहीं। और लास्ट क्या है कि जब मेटल रॉड से स्ट्राइक किया गया तो साउंड आई, ठीक है ना। फिर सब्सटेंस एन ने कैसे रिएक्ट करा है, तो जब चाकू से काटा गया तो स्मॉल पीसेस में वो टूट गया। जब हैमर से बीट किया गया तो उसका चूरा बन गया, पाउडर बन गया। जब मेटल रॉड से स्ट्राइक किया तो भी क्या हुआ, पाउडर बन गया। तो अब बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑप्शन क्लासिफाइज द सब्सटेंसेज इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सब्सटेंसेस को जो है ना, एम और एन सब्सटेंसेस को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकता है। तो देखो सीधी सी बात है, माना कि हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली रिजिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो आप इनको अगर नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे तो ये पीसेस में क्या हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में ये कट हो भी जाते हैं, है ना। और अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आप बोल सकते हो कि वो तो होते ही ब्रिटल, चाकू से कट करोगे तो आसानी से स्मॉल पीसेस में कट हो जाएंगे। अगर हैमर से स्ट्राइक करने की बारी आती तो हैमर से आप कितना भी बीट कर लो, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, इनफैक्ट उनका शेप चेंज हो जाता है ना। हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं कि हैमर के लगातार वार से वो टूटते नहीं हैं, इनफैक्ट चपटते चपटते फ्लैट होते होते उनकी शीट्स बन जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने नॉन मेटल्स की, तो वो तो एक मारा नहीं हथौड़ा कि उनका क्या बन गया, पाउडर बन गया। लास्ट क्या है, जब हम मेटल रॉड से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनोरस, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी इनको हम मारते हैं। लेकिन जो हमारा सब्सटेंस एन है वो क्या हुआ, फिर से पाउडर बन गया जब उसको हमने एक मेटल रॉड से हिट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली जो मेटल एम है, मतलब जो सब्सटेंस एम है वो क्या है, एक मेटल है, और जो सब्सटेंस एन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। अब यही जवाब कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है, बोथ द सब्सटेंसेज आर नॉन मेटल्स, नहीं ऐसा तो नहीं है। बोथ द सब्सटेंसेज आर मेटल्स, ऐसा भी नहीं है। सब्सटेंस एम इज अ मेटल वाइल सब्सटेंस एन इज अ नॉन मेटल, ये बिल्कुल सही है। लास्ट क्या है, सब्सटेंस एम मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, और सब्सटेंस एन क्या है, इज अ मेटल, ये भी गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ चुके हैं क्या, कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। असर्शन हमसे क्या बोल रहा है कि एसिड्स, फर्स्ट असर्शन है ये, एसिड्स शुड बी यूज्ड केयरफुली, एसिड्स को हमें एकदम केयरफुली यूज करना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि एसिड्स क्या होता है ना, कोरोसिव होते हैं, कि अगर कुछ एसिड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं कि अगर हाथ पे गिर गए तो बहुत इंजरी हो जाती है, स्किन जल जाती है। रीज़न क्या है, ऑल एसिड्स आर कोरोसिव। मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ एसिड्स हमारे कोरोसिव होते हैं, सब नहीं बोला है भाई, बहुत सारे एसिड्स तो ऐसे होते हैं जो कि माइल्ड होते हैं, जिसको कि हम खा सकते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे एसिड हैं, है ना। ऑक्सैलिक एसिड, आप बोल सकते हो कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, टार्टरिक एसिड हो गया। तो ये सारे तो ऐसे एसिड हैं, एसिटिक एसिड हो गया विनेगर का, कि जिनको कि हम सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो ये जो एसिड्स हैं ये तो माइल्ड है, ये कोरोसिव नहीं है। तो ये कहना गलत है कि सभी एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नॉट ऑल एसिड्स आर कोरोसिव, कुछ एसिड्स कोरोसिव हो सकते हैं क्या, होते ही हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या, असर्शन सही लेकिन रीजन गलत ही है। तो गलत रीजन है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी मार्क कर देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, मेटल्स आर सोनोरस, सही बात है। मेटल्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उनसे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब क्या कि मेटल्स हमारे सोनोरस होते हैं। रीजन क्या है, मेटल्स आर जनरली इन द सॉलिड स्टेट एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। ये कब से होने लगा कि मेटल्स को जब हम क्या करते हैं, हथौड़ा मारते हैं तो वो पीसेस में जो ना टूट जाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। इनफैक्ट मेटल्स को हम हथौड़े से मार मार के उनका शेप चेंज करवा देते हैं, लेकिन मेटल्स टूटते नहीं है। इसका मतलब क्या कि फिर से हमारा रीजन क्या हो चुका है, एक फॉल्स स्टेटमेंट बन चुका है। तो उस हिसाब से हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया, सही बात है। सभी मीडिया में जो लाइट है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती है, क्योंकि अलग अलग मीडिया की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से क्या होता है, लाइट की जो
मूव होने का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डेंसर मीडियम है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, अगर एक रेयरर मीडियम है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है ना। रीजन क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये कब से होने लगा कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज होगी नहीं? अरे बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रीजन है वो एक गलत स्टेटमेंट है, यानी कि दोबारा से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए एक और सवाल हमारे पास आ चुका है कि स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, BaCl2 और सोडियम सल्फेट के बीच में क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। और हम सबको पता है कि बेरियम सल्फेट का क्या बनता है? एक व्हाइट PPT बन जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि बोला क्या गया है। 4 different reports of the experiment are given below, choose the correct one। ठीक है, तो जब बेसिकली ये जो रिएक्शन हुई है ना, इस रिएक्शन की फिर 4 अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी वाली रिपोर्ट, कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन सही है। यहाँ पे क्या हुआ? मिक्स्ड पाउडर ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो पाउडर है उसको मिक्स किया गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द कलर ऑफ द मिक्सचर चेंजेस टू येलो। ठीक है। बी ऑब्जर्वेशन क्या है? मिक्स्ड सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दोनों की सॉल्यूशंस को जब हमने मिक्स किया तो एक थिक व्हाइट PPT बन गया। सी ऑब्जर्वेशन क्या है? एडेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू सोडियम सल्फेट पाउडर, यानी कि सोडियम सल्फेट पाउडर में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड किया गया, तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया? टर्बिड हो गया। और लास्ट क्या है कि एडेड पाउडर ऑफ बेरियम क्लोराइड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या हुआ? कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? ऑप्शन बी, कि हम क्या कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो एक व्हाइट PPT बनता है। वो व्हाइट PPT किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का। इसीलिए हमने पहले ही रिएक्शन लिख दी कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, बेरियम सल्फेट और NaCl बन गया है, और बेरियम सल्फेट का यहाँ पे क्या बनेगा? व्हाइट PPT बनेगा। आई बात समझ में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन बी। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला सवाल हमसे बोल क्या रहा है कि 2 आइडेंटिकल प्रिज्म है आपके पास, PQR एंड P'QR' आर गिवन। व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू PQR एज शोन बिलो। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म है, एक तो ये वाला है PQR और इसी से मिलता जुलता क्या है, एक दूसरा ग्लास प्रिज्म है P'QR' नाम का। हुआ क्या कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज को देख करके आपको साफ पता चल रहा है कि जो ग्लास प्रिज्म है PQR वाला, इसमें एक वाइट लाइट एंटर कर रही है। अब हम सबको पता है कि वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स की लाइट में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, यानी कि बेसिकली वाइट लाइट का क्या होने वाला है? डिस्पर्जन होने वाला है। और आपको यहाँ पे वो डिस्पर्जन होते हुए दिखाई भी दे रहा होगा कि वाइट लाइट आई और अपने 7 कंपोनेंट कलर की लाइट्स में क्या हो चुकी है? स्प्लिट हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा? ये जो डिफरेंट कलरफुल लाइट्स आई हैं, ये ऐसा थोड़ी ना है कि बस प्रिज्म में ही रहेंगी, ये प्रिज्म के बाहर भी निकलेंगी। तो कुछ इस तरीके से बाहर निकली हैं, है ना। कुछ ऐसे बाहर निकली हैं कि इन लोगों ने क्या करा है? एक स्पेक्ट्रम बना करके रखा है। स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन आएगी? वॉयलेट लाइट आएगी, और सबसे ऊपर कौन सी लाइट आएगी? रेड कलर की लाइट आएगी। और इन दोनों के बीच में बाकी ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो वो सब आने वाली है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया है? रेनबो कलर का स्पेक्ट्रम बन चुका है, विबग्योर बन चुका है। सबसे नीचे क्या होगा? वॉयलेट, और सबसे ऊपर क्या होगी? रेड कलर की लाइट होगी। ठीक है। पूछा क्या गया है सवाल में? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ P', Q', R'। अच्छा, दूसरे प्रिज्म का नाम क्या है? P', Q', R' है। विल अगेन ईल्ड व्हाइट लाइट, यानी कि अब क्या करना है आपने कि इस PQR प्रिज्म से निकलने वाली ये जो 7 कंपोनेंट कलर की लाइट्स है ना, इन सभी लाइट्स को आपको दूसरा जो प्रिज्म है, जो आइडेंटिकल प्रिज्म है P', Q', R', उसमें भेजना है। और कुछ ऐसे भेजना है
कि जब इस दूसरे वाले प्रिज्म से ये लाइट्स बाहर निकले तो कंबाइन होकर के निकले, यानी कि फिर से आपको क्या मिले, एक व्हाइट लाइट मिल जाए। भाई एक प्रिज्म में जब एंटर करी थी, मतलब एक प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट एंटर करी थी तो प्रिज्म से बाहर निकलते समय ये अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। अब जब ये कलरफुल लाइट्स दूसरे आइडेंटिकल प्रिज्म में घुसेंगी तो आपको क्या मिलनी चाहिए, एक कंबाइंड व्हाइट लाइट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आपसे पूछा गया है कि दूसरे आइडेंटिकल प्रिज्म की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, इसको मैं रब कर देती हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो हम सबको पता है कि जब हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म और इसके बगल में हमने क्या करा है, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया है। तो इस प्रिज्म से जो भी कलरफुल लाइट्स निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, इस वाले प्रिज्म में जाएंगी। और इस वाले प्रिज्म में जाने से होगा क्या, ये जब बाहर निकलेंगी तो व्हाइट लाइट के फॉर्म में, यानी कि कंबाइन होकर के निकलेंगी। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन बी, कि हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिकल प्रिज्म को पहले वाले प्रिज्म के रिस्पेक्ट में उल्टा करके रखेंगे, यानी कि इन्वर्टेड पोजीशन में प्रिज्म को रखेंगे। जब हम ऐसे रखेंगे तो बकायदा आपको जो है ना ग्लास स्लैब वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि ग्लास स्लैब में हम बोलते हैं ना कि एक तरफ से फेंकोगे तो दूसरी तरफ से क्या होगा, इमर्जेंट रे बाहर निकलेगी। तो वैसे यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि बेसिकली आपके पास क्या बनने वाला है, एक ग्लास स्लैब लाइक स्ट्रक्चर ही बनने वाला है। तो आपको दूसरे प्रिज्म के दूसरी तरफ में व्हाइट लाइट आते हुए बाहर आते हुए दिखाई देगी। उसके लिए आपको प्रिज्म को उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। A student has obtained an image of a distant object on a screen to determine the focal length f1 of the given lens. ठीक है, his teacher after checking the image gave him another lens of focal length f2 and asked to focus the same object on the same screen. The student found that to obtain a sharp image he has to move the lens away from the screen. From the finding we may conclude that both the lenses given to the students were, हुआ क्या कि बच्चे को एक टीचर ने उसकी एक लेंस दिया और बोला कि वो जो एक दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस लेंस के थ्रू आपको क्या करनी है, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करनी है। और वो जो लेंस दिया गया है उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f1 थी। ठीक है, बच्चे ने कर दिया, जो दूर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट उसकी जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फोकस करवा दी। किसके हेल्प से, तो लेंस की हेल्प से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f1 थी। अब क्या हुआ, टीचर ने बच्चे को दूसरी एक और लेंस दे दिया और जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f2 थी, और बोला कि इस जो नया लेंस है इससे भी आपको क्या करना है, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज आपको फोकस करवानी है, कहाँ, स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चे ने किया, लेकिन इस बार बच्चे को क्या करना पड़ा, एक शार्प इमेज बन जाए स्क्रीन के ऊपर, इसके लिए लेंस को जो है ना दूर करना पड़ा स्क्रीन से। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द स्टूडेंट फाउंड दैट टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ही हैज टू मूव द लेंस अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो आपको बताना है कि इन दोनों ही ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या दोनों ही लेंसेज कॉन्केव हैं और फोकल लेंथ सेकेंड लेंस की बड़ी है f1 से। ऑप्शन बी कि दोनों ही लेंसेज कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं और f1 बड़ा है f2 से। ऑप्शन सी कि दोनों ही क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और f1 छोटा है f2 से। और लास्ट ऑप्शन डी क्या है, कॉन्केव और f1 बड़ा है f2 से। तो पहली फुर्सत में जाकर के कॉन्केव लेंस को जाकर के जोर से क्रॉस कर देना। क्यों, क्योंकि अगर इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बन रही है तो वो डेफिनेटली कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड ही होगी। और कॉन्केव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है जिसको कि स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली जो दोनों लेंसेज हैं वो कॉन्केव तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्वेक्स ही हैं। अब अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो वाला लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, f2 है, उस लेंस से अगर आपको, मतलब ऐसा सवाल में बोला जा रहा है कि जो दूसरा लेंस था जिसकी फोकल लेंथ f2 थी, उस लेंस से जब बच्चे ने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाई स्क्रीन पर, तो उसको बनाने के लिए बच्चे को लेंस को स्क्रीन से दूर ले जाना पड़ा। हम सबको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब दूर से पैरेलल इंसिडेंट रेज आती हैं तो क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होता है तो सभी
पैरेलल इंसिडेंट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कर देता है, कन्वर्ज करा देता है एट पॉइंट एफ, और इसी एफ पे क्या बनती है, इमेज बन जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरे लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, f2 है, उस फोकल लेंथ f2 वाले लेंस से अगर इमेज बनवानी पड़ी तो बनवाने के लिए करना क्या पड़ा भाई, अगर f पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो स्क्रीन भी ऑब्वियसली कहाँ रखी होगी, f पर ही रखी होगी, है ना, उल्टी रखनी चाहिए बल्कि, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, है ना। तो अगर f पे इमेज बन रही है तो स्क्रीन भी कहाँ रखी जाएगी, एफ पे रखी जाएगी ना, ताकि स्क्रीन पे इमेज बन जाए। तो जब बच्चे ने दूसरा वाला लेंस यूज किया तो दूसरे वाले लेंस को यूज करने के कारण हुआ क्या कि उसको लेंस को दूर करना पड़ा स्क्रीन से। सपोज जो पहला वाला लेंस उसने यूज किया था उसके लिए लेंस और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना था, आप बोल सकते हो f1। भाई इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे तो बन रही है ना, तो स्क्रीन कहाँ रखोगे, फोकस पे रखोगे। तो जब पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ f1 थी तो आप बोल सकते हो कि लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था, f1 था। अब बोला गया कि जो दूसरा लेंस यूज किया है उस दूसरे लेंस को यूज करने के चक्कर में लेंस को स्क्रीन से दूर करना पड़ा, यानी कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाने के लिए स्क्रीन पर लेंस को, दूसरे लेंस को स्क्रीन से दूर करना पड़ा। दूर करना पड़ा मतलब क्या, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, f2। क्यों? क्योंकि जो दूसरा लेंस आपने यूज किया वो भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, और कॉन्वेक्स लेंस ही क्या करेगा, स्क्रीन पे इमेज बनवाने वाला है। कैसे बनवाने वाला है, तो बेसिकली पैरेलल इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करा करके, पैरेलल इंसिडेंट रेस को आप बोल सकते हो कि कन्वर्ज करा करके, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब जो कॉन्वेक्स लेंस दूसरा वाला जो कन्वर्जेंस कर रहा है ना, वो थोड़े दूर जाकर के कन्वर्ज कर रहा है, तभी तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई है, f2 हो गई है। तो आप खुद ही इस इमेज को देख करके बता सकते हो कि f1 बड़ा है या f2। तो आप बोलोगे कि मैम पहली बात तो दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, और दूसरी बात कि f2 बड़ा है f1 से, तो उस हिसाब से हम चूज करेंगे क्या, हम चूज करेंगे अपना ऑप्शन सी, f2 बड़ा है f1 से, ठीक है ना, क्योंकि लेंस को दूर करना पड़ा स्क्रीन से ताकि जो इमेज है वो कहाँ बने, स्क्रीन पर बने। क्यों करना पड़ा दूर, क्योंकि जो दूसरा लेंस यूज किया है उसकी फोकल लेंथ कैसी है, लंबी है, ज्यादा है, तो दूसरा वाला जो लेंस होगा ना वो थोड़े आगे जाकर के लाइट रेस को कन्वर्ज करवाएगा, और जहां कन्वर्ज कराएगा वहां पे इमेज बन जाएगी। तो फोकल लेंथ f2 क्या है, बड़ी है f1 से। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल। A student sets up the apparatus for the experiment to show that carbon dioxide is released during respiration. After 2 hours, he would observe. तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है, फ्लास्क लिया है जिसमें कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स डाले हुए हैं, और इस फ्लास्क के माउथ को सील किया गया है कॉर्क से, है ना। फिर अंदर आप बोल सकते हो कि छोटी सी एक ट्यूब डाली हुई है जिसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। इस कॉर्क में एक डिलीवरी ट्यूब भी फंसा करके रखी गई है। ये डिलीवरी ट्यूब आगे कहाँ जा रही है, तो बेसिकली एक बीकर में जाकर के मिल रही है, और बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आई बात समझ में? इनिशियली पानी का जो लेवल था वो इतना हुआ, फिर कितना हो गया, पानी का लेवल इतना हो गया। तो बेसिकली बोला जा रहा है 2 घंटे बाद में बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा, कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्की हो जाएगा। ऑप्शन बी कि जो वाटर लेवल है वो बेंड ट्यूब में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा वाटर लेवल। ऑप्शन सी कि वाटर लेवल डिक्रीजिंग इन द बेंड ट्यूब इन द बीकर, या लास्ट ऑप्शन डी वाटर टर्निंग टर्बिड इन द बीकर। क्या होने वाला है, देखो ये पूरी एक्टिविटी काहे परफॉर्म की गई है, ये पता करने के लिए कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये जो हमने फ्लास्क में जर्मिनेटिंग सीड्स लिए हैं, ये बेसिकली क्या करने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, ये पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में चली जाएगी। अब जो गैस निकल रही थी वो कहाँ जा रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जा रही है। यानी कि होगा क्या कि यहाँ पे, क्योंकि गैस कहाँ जा रही है, सोल्यूशन में जा रही है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फ्लास्क में प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, इस बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो अब ऊपर उठने की कोशिश करेगा। इसीलिए इनिशियली पानी का लेवल कितना था,
इतना था और 2 घंटे बाद कितना हो गया, इतना हो गया, ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो भी गैस बन रही थी वो पूरी की पूरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जा रही थी, तो यहाँ पे एक वैक्यूम जनरेट हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो यहाँ का जो पानी होगा वो आप बोल सकते हो कि जो बेंट ग्लास ट्यूब है उसमें ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे बाद बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा कि भाई जो वाटर लेवल है वो राइज हो चुका है इन द बेंट ग्लास ट्यूब इन द बीकर। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल। While performing an experiment on determination of the focal length of a convex lens, 4 students obtained the image of the same distant tree on the screen as follows. तो फोकल लेंथ पता करनी चाह रहे हैं बच्चे, 4 बच्चे कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो दूर रखा हुआ ट्री है उसकी इमेज को स्क्रीन पे बनवाने की कोशिश करी है। तो आपको बताना होगा कि कौन से वाले बच्चे ने जो भी चीज़ परफॉर्म करी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो सही किया है। आप देख सकते हो कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बनाता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनाता है। तो अगर पेड़ ऐसा है, पेड़ तो भाई ऐसा ही होता है ना, ये कैसा बन गया, पेड़ आप बोल सकते हो कि ऐसा ही होता है ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी ना, कुछ ऐसी बनेगी। तो ABCD में से कौन सी वाली मतलब जो ऑप्शन है वो सही होगा? मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा। क्या? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है पेड़ की वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। पेड़ अगर ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो उस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल कि अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम इट। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग। अच्छा, तो हुआ क्या कि एक डिमिनिश्ड इमेज चाहिए है हमें ऑब्जेक्ट की, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और वो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चाहिए है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो ये कैसे अचीव हो सकता है, बाय अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ मोर देन 0.25 मीटर। ऑप्शन बी, by placing a convex mirror of suitable focal length. Option C, convex lens of focal length less than 0.25 meters, या लास्ट D, concave lens of suitable focal length। तो पहली फुर्सत में जाकर के D और B को गलत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर तो इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल और इन्वर्टेड। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों कैसी इमेजेस बनाते हैं, वर्चुअल, जिसको कि स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर ही नहीं सकते हो। तो इन दोनों लेंस और मिरर को लेने का मतलब बनता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, या तो अच्छा यहाँ पे भी, हाँ, या तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे या सी ऑप्शन चूज करेंगे। ए ऑप्शन में क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.25 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और ऑप्शन सी बोल रहा है कि फोकल लेंथ 0.25 मीटर से कम होनी चाहिए। एक काम करते हैं, चलो इसको हम बना करके देखते हैं कि ये क्या है, आपका सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या लगी है, स्क्रीन लगी हुई है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। स्क्रीन पे क्या बनने वाली है, बेसिकली इमेज बनने वाली है, और इमेज भी हमको कैसी चाहिए है भाई, डिमिनिश्ड चाहिए है। तो मुझे तो फिर उस हिसाब से इस इमेज को छोटा बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज आपको चाहिए है कहाँ, स्क्रीन पर, वो भी कैसी चाहिए है, डिमिनिश्ड चाहिए है। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस तो यूज करेंगे ही। चलो हमने क्या किया है कि कॉन्वेक्स लेंस को हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में या स्क्रीन के बीच में, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में रख दिया है क्या, अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एकदम बीचों बीच रखा है। बीचों बीच रखने से हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है भाई, 0.5 हो चुका है। भाई 1 मीटर डिस्टेंस किसके बीच का था, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का। इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच हमने क्या करा है, लेंस रख दिया है। तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है, यू कितना हो गया है, 0.5 हो गया है। अब हम सबको पता है कि सेम साइज की इमेज हमें कॉन्वेक्स लेंस में हमें कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा होता है किसके ऊपर,
2f के ऊपर, है ना। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखते हैं तो उसकी सेम साइज की इमेज कहाँ मिलती है, 2f2 पे मिलती है। अगर आप 2f1 के आगे जाओगे तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। भाई अगर इन्फिनिटी पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, और कैसी बनती है, डिमिनिश। जैसे जैसे आप लेंस के पास ऑब्जेक्ट को लेकर के जाते जाओगे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। 2f1 पे जब आप रखोगे तो इमेज बनेगी 2f2 पे, वो भी कैसी, इक्वल साइज की। जब आप 2f1 के आगे लेकर के जाओगे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास तो इमेज और बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए है, हमें चाहिए है एक डिमिनिश्ड इमेज। इसका मतलब क्या कि हमें डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रखना पड़ेगा। किसके पीछे रखना पड़ेगा, 2f1 के पीछे। यहाँ पे ऑप्शन में बार बार फोकल लेंथ 0.25 मीटर बोली जा रही है ना, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है। सपोज इसकी फोकल लेंथ, यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करती हूँ, और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी आई है भाई, 0.25, अरे उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ चलो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 0.25, अभी के लिए हमने बोला कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आई है, 0.25 आई है, ठीक है। तो 2f कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा कितना, 0.25 प्लस 0.25 यानी कि हो जाएगा कितना, 0.5। भाई फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी आई है, 0.25, तो 2f कितना हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.25 यानी कि कितना, 5। तो 2f1 किसके बराबर हो चुका है, 0.5 मीटर के बराबर हो चुका है। और अगर हम अगर हम बोल रहे हैं कि 2f1 कितना हो गया है, 2f1 अगर हो गया है 0.5 मीटर्स के बराबर, तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 2f1 पे ही रखा है। और अगर 2f1 पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f1 पे, वो भी कैसी, सेम साइज की। लेकिन हमें सेम साइज नहीं चाहिए है, हमें तो इमेज का साइज छोटा चाहिए, डिमिनिश्ड चाहिए। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली हमें अपने ऑब्जेक्ट को 0.5 से कहाँ रखना है, ज्यादा रखना है। अभी कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन अब हमको 0.5 मीटर के डिस्टेंस से ज्यादा रखना है। ये कैसे पॉसिबल होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो फिक्स है। तो एक काम करते हैं ना, फोकल लेंथ को अब हम 0.20 ले लेते हैं। अभी हमने 0.25 ली थी फोकल लेंथ, क्योंकि बार बार ऑप्शन में 0.25 हो रहा था। अब हम एक काम करते हैं, हम 0.24 ले लेते हैं। तो अगर फोकल लेंथ 0.24 है तो 2f1 कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाता है, 0.4। तो अब इस पूरे की लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आई है, 0.2, और 2f1 कितना आया है, 0.4। तो आप बोल सकते हो कि जो 2f1 है, जो 2f1 है वो कहाँ आ चुका है, वो आ चुका है कुछ यहाँ। और हमको करना क्या है, हमको 2f1 के पीछे ही रखना है अपने ऑब्जेक्ट को। 2f1 कितना आया, 0.4, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, 0.5 के डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या कि अब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड। यानी कि अब हमें ये कंक्लूजन हमने निकाला है कि हम जो भी कॉन्वेक्स लेंस लेंगे उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लेस देन 0.25 मीटर। जब फोकल लेंथ अगर हम मान के चलते हैं कि फोकल लेंथ कितनी है, 0.25 मीटर है, तो फिर 2f1 कितना हो जाएगा, 0.5। और अगर आपने 0.5 पर ही क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की। डिमिनिश्ड चाहिए है तो 2f1 के पीछे रखो। 2f1 के पीछे कैसे रखेंगे, जब फोकल लेंथ 0.25 मीटर से जब फोकल लेंथ 0.25 मीटर से कम होगी, तो अपने आप जो 2f1 है वो 0.4 के करीब आ जाएगा। अगर हमने फोकल लेंथ 0.2 ली है, इसका मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के पीछे चला जाएगा, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल। फॉर अ रे ऑफ लाइट passing through a glass slab, the lateral displacement was correctly measured as। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम सबको पता है कि किस किस के बीच में होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, है ना। तो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली है, और इमर्जेंट रे कौन सी है भाई, ये वाली है। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना है, dc के बराबर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी डी, कि सी डी क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी
and emerge out of the box through holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हो कि होल्स बनाए गए हैं A B C D। हुआ क्या कि A और B से जब हमने लाइट की बीम्स भेजी हैं तो वो सी और डी से कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही हैं। तो आपको बताना है कि बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या प्रिज्म। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसीलिए आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रेज कैसी हो रही हैं, आपस में पैरेलल हो रही हैं, क्योंकि अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है ना। चलो फिर क्या होगा? After performing the experiment to determine the focal length of a convex lens by focusing a distant object, a teacher asked Veena to draw a ray diagram of her experiment and show where she placed the screen for getting a sharp image. The figure drawn by her is given below. तो बेसिकली हुआ क्या, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया था किसको, वीना को, और उसकी फोकल लेंथ निकालने को बोला गया था। कैसे? तो एक दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हुए फोकल लेंथ को पता करो। तो आपको बताना है कि शार्प इमेज को ऑब्टेन करने के लिए आप बोल सकते हो कि जो स्क्रीन है वो उसको किस पॉइंट पे रखना होगा, है ना। टू द पॉइंट एट विच शी हैड प्लेस्ड द स्क्रीन ड्यूरिंग हर एक्सपेरिमेंट वॉज, किस पॉइंट पे उसने स्क्रीन को रखा, मतलब किस पॉइंट पे उसने स्क्रीन को रखा होगा कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बने, शार्प बने। तो हम सबको पता है कि दूर से आने वाली जो इंसिडेंट रेस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल इंसिडेंट रेस आएंगी कॉन्वेक्स लेंस में तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सबकी सब एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली उसने स्क्रीन को कहाँ रखा होगा, फोकस पे रखा होगा, पॉइंट ए पे रखा होगा। क्यों? क्योंकि सभी की सभी इंसिडेंट रेस इसी पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, और जहाँ कन्वर्ज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्क्रीन को भी हम कहाँ रखेंगे, इसी पॉइंट पे रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन ए, कि वीना ने कहाँ रखा होगा स्क्रीन, पॉइंट ए पे रखा होगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑप्शन क्लासिफाइज द सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बताओ ए बी सी डी ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, लस्ट्रस कॉपर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रबर है। रबर कब से हो गया अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या है, लस्ट्रस ग्रेफाइट और सिल्वर है, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मेलिएबल आयरन है, और रबर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड क्या है, लस्ट्रस कॉपर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट और सिल्वर है, ये ज्यादा सही है। मेलिएबल आयरन है, और बैड कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, रबर। लास्ट ऑप्शन डी क्या है कि लस्ट्रस कॉपर है, ग्रेफाइट और सिल्वर गुड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल रबर है, और बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का आयरन है। ये कब से होने लगा, तो भाई ए बी डी गलत है, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, कि कॉपर लस्ट्रस होता है, ग्रेफाइट और सिल्वर ये क्या होते हैं, आप बोल सकते हो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन मेलिएबल है, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन है, रबर। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, अच्छा ये पूरा केस है, इसको आप रीड करोगे। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, है ना। क्यों? जैसे कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, उसमें आपने क्या करा, Fe डाल दिया, तो होगा क्या, कॉपर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन आ जाएगा, आयरन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, ऑन कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स द चेंजेस विल ऑब्जर्व इज। हम सबको पता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम क्या करेंगे, लोहे की किलो को रख देंगे तो क्या होने वाला है, जो ब्लू कलर होगा सोल्यूशन का वो चला जाएगा, और ग्रीन कलर आ जाएगा, और लोहे की किलो के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर आकर के डिपॉजिट होने लगेगा, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है, आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या है कि आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लूइश कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। ये तो ऑलमोस्ट क्या है, ये तो सेम ही हो रहा है ना। चलो फिर से देखते हैं। ऑप्शन सी, आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू ऑरेंज। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप क्या करोगे
ऑप्शन ए को जो है ना टिक कर सकते हो कि भाई जो आयरन नेल्स हैं वो ब्राउन हो जाएंगे कलर में, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आगे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, इनफैक्ट वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड विल बी। आपके पास क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें आपने क्या मिलाया है? सोडियम क्लोराइड मिलाया है। तो यहाँ पे बेसिकली बनने क्या वाला है? AgCl बनने वाला है, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनने वाला है। ठीक है, तो आपको कलर क्या मिलेगा भाई? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है जिसका कलर क्या होता है? व्हाइट। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमको व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। तो रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। तो आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिल जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये रहा, व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में अगर आप क्या करोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराओगे तो कॉपर सल्फाइड बनेगा, प्लस आप बोल सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। आई बात समझ में? जब आप कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाओगे तो कॉपर सल्फाइड बनेगा और H2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉपर सल्फाइड का ब्लैक कलर मिलने वाला है। अब देखते हैं कि क्या लिखा गया है कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। कहाँ बन रहा है कॉपर ऑक्साइड? कॉपर सल्फाइड बन रहा है, यानी कि ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है? ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलने वाला है, तो बी तो सही है। सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। आई बात समझ में? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉपर सल्फाइड बन रहा है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये भी क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट क्वेश्चन की, कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इज। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ की जो रेंज है वो कितनी होती है? मुझे पता है, लेकिन आप जो हो केस को पढ़ करके ढूंढ निकालोगे। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है? द many different wavelengths of energy produced by light source through prism is called। यानी कि जब आप बोल सकते हो कि एक लाइट जो है प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो अलग अलग वेवलेंथ की जो कलरफुल लाइट्स निकलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी लाइट स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी कोरोना डिस्चार्ज, या लास्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द इक्विलेटरल प्रिज्म एंड एयर इज 45 डिग्री। इफ द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन होगा क्या? कि ये क्या है? ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या हुआ है? एक इंसिडेंट रे आई है, तो होगा क्या कि ये सेकंड वाले, या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, इससे क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे वाले सरफेस से कुछ इस तरीके से बाहर इमर्ज होकर के निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इट इज रिफ्लेक्टेड टोटली फ्रॉम द सेकेंड सरफेस एंड इमर्जेस परपेंडिकुलर टू द थर्ड सरफेस। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन क्या है? सही है कि पहले वाले सरफेस से अंदर आई, दूसरे वाले सरफेस पे आकर के इंटरनली क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, और तीसरे वाले सरफेस से क्या हुआ है? परपेंडिकुलरली क्या हुई है? वो इमर्ज आउट हो गई है। सेकेंड क्या है? इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस एंड इमर्जेस आउट फ्रॉम द थर्ड सरफेस। नहीं, ऐसा नहीं है। इट कीप्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द प्रिज्म एंड नेवर इमर्जेस आउट। यानी कि हर बार क्या होगा? रिफ्लेक्ट होती जाएगी, मतलब यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि कभी भी लाइट प्रिज्म के बाहर आएगी ही नहीं। ये भी गलत है। आफ्टर डेविएशन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन।
प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, शेप पे, हाइट ऑफ द प्रिज्म पे, एंगल ऑफ द प्रिज्म पे, या मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे? तो आप बोलोगे कि मैम प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि डिस्पर्जन की पावर कैसी है। ठीक है, तो भाई इस सवाल के लिए बस इतना ही, सिर्फ सवाल के लिए नहीं, इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम कुछ और नई चीज़ों को करेंगे डिस्कस। आई होप आज की सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो सबको समझ में आए होंगे। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, वहाँ पे टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। तो क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे यहाँ पे क्या आपको अवेलेबल। ठीक है, क्लास 10th पे आप जैसे ही जाओगे ऑप्शन पे तो आपको यहाँ पे क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। फिजिक्स पे जाने के लिए आप क्या करोगे, इस पे टैप करोगे। जैसे ही टैप करोगे आपके सामने फिजिक्स की ये वाली पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, क्लास 10th फिजिक्स साइंस बाय विभूति खरे। हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं क्लास 10th फिजिक्स के। सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है तो आप क्या करोगे, जैसे आप इस को पे क्लिक करोगे फर्स्ट चैप्टर पे, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला वो खुल जाएगा। और ये जो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी के सभी जो चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो वेबसाइट को विजिट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स को देखना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, प्रॉपरली एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, कोई ब्रेक्स नहीं आते हैं, कोई एड्स नहीं आते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।